Good morning, class 12. Welcome back once again to our online classes. And today we are going to start the next part of the chapter number 6, and that was the electromagnetic induction. हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6. वहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. हमने जब चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तो कहाँ से हमने स्टार्ट किया था? वी हैव स्टार्टेड हाउ टू मेक द करेंट विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड. Once again, we are going to take a recap of the chapter, whatever we have studied in the last classes in the case of a magnet. The first chapter was moving charge and magnetism. In that chapter, we have learned about how the charge will create a electric current when the presence of in the presence of a how the charge will create a magnetic field when it moves. एक चार्ज अगर मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट करता है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, कई लॉ के बारे में पढ़ा था. दैट वाज द बायो-सेवर्ट लॉ, फिर एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ा था, और कई लॉस के बारे में पढ़ के तरह तरह के मटेरियल में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था. देन वी हैव केम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट वाज अ मूविंग चार्ज एंड अ मैग्नेटिज्म. इस चैप्टर में हम लोगों ने मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ा था. स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द टू क्वांटिटी. The first one was magnetization, capital M, and second was the magnetic intensity. We have learned about the two properties of a magnetic material, magnetization and magnetic intensity. Then afterward we have discussed about the how the magnetic property will be gained when the magnetic material is kept in between the solenoid. अगर magnetic material solenoid में रखा हुआ है तो वो कैसे magnetic property gain करता है, वहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया था एक कंटेंट, दैट वाज द मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी. फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी वी हैव डिस्कस अबाउट द डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. आफ्टर दैट कंप्लीटिंग चैप्टर वी हैव केम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट वाज अ मैग्नेटिक इंडक्शन. In the first class we have discussed about the Faraday's experiment. We have learned about the three types of a Faraday's experiment. Then afterward we have discussed about the magnetic flux. Now again today we are going to start with the magnetic flux and continue with the next part of the topic with some examples of NCERT and with some numericals. Today we will complete the class. So in the last class students we were discussing about the magnetic flux. What is a flux? Magnetic flux क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़े थे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में. मैग्नेटिक फ्लक्स मीन्स अ नंबर लाइंस provided or generated by the magnetic material through the cross section area, that is called the magnetic flux. यानी कितनी नंबर ऑफ लाइंस हमारे एक क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होती हैं. हम लोगों ने वहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई वॉज द बी डॉट ए कॉस थीटा. हम लोगों ने वहाँ पे फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो फाई इक्वल टू बी डॉट ए कॉस थीटा होता है. फिर हम लोगों ने इसको डिफाइन किया था, that was the phi is equal to b dot a. That was a dot product. That magnetic that was the flux was the dot product. डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट. अगर हम डिस्कस करें कि व्हाई वी हैव टेकन द डॉट प्रोडक्ट देयर, अगर हम डिस्कस करें, बात करें कि हम डॉट प्रोडक्ट ही क्यों लिए, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं लिए हैं, तो इसका एक हम एग्जांपल से सपोज करते हैं. एक एग्जांपल से हम इसको सीखेंगे कि व्हाई वी आर टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट हियर. लेट वी टेक वन बॉक्स हियर. सपोज दैट वी हैव दिस बॉक्स एंड दिस इज द बॉक्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज का ये बॉक्स है. वी हैव दिस बॉक्स. इसमें समझने की कोशिश करना कि हमने डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया और इसका रीज़न क्या है. सपोज दैट वी हैव दिस बॉक्स. If we talk about the area is the vector quantity or a scalar quantity. From the starting we have studied that the area is a vector quantity. इसके पहले जो चैप्टर नंबर 1 मैग्नेट का फर्स्ट पार्ट जिन्होंने पढ़ा होगा उसमें मैंने वहाँ पर डिफाइन किया कि हाउ द एरिया इज रिप्रेजेंटेड विद द मैग्नेट वेक्टर क्वांटिटी. एरिया है ये हमारा, एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, दैट इज आउटवर्ड्स. अगर हम इसका डायरेक्शन मेजर करें, व्हाट इज द डायरेक्शन इज हियर, दैट इज द नॉर्मल आउटवर्ड्स. So this is called the directional quantity or vector quantity. If the magnetic field is in this direction, अगर सारी magnetic field हमारे इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है,
हमने मैग्नेट को ऐसे रख दिया, सपोज दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन एंड वी हैव केप्ट द ऑब्जेक्ट लाइक दिस। हमने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिया, दिस इज द बॉक्स। एक हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिया, इस तरह डायरेक्शन में रख दिया। इफ वी टॉक अबाउट द एरियल वेक्टर देन द सरफेस एरिया इज दिस वन, ये इसका सरफेस एरिया है, तो इसका एरियल वेक्टर किधर होगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसे होगा। मीन्स व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एरियल वेक्टर, इट इज लाइक दिस, एरिया वेक्टर ए कैप। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज लाइक दिस, and the angle between this both is the 90 degree. Means if A is perpendicular to B then theta is equal to 90 degree. If theta is equal to 90 degree then sin 90 will be 1. इसको यहाँ पुट कर दे cos वैल्यू, cos 90 will be 0 or we can say flux will be 0. It means when the aerial vector is in a perpendicular direction तो minimum amount of flux produce होता है। Now in the case of the A parallel to B, अब हमारा एरिया ऐसे हो गया, ये हमारे एरिया की डायरेक्शन आउटवर्ड और हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, आउटवर्ड्स। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, द थीटा विल बी ऑफ 0 डिग्री, देन cos 0 is equal to 1, देन मैग्नेटिक फ्लक्स phi is equal to A dot B। ये था क्रॉस प्रोडक्ट के केस में, यानी क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसको देखो, अगर हम इसको फिजिकली समझें तो ये एरिया मिनिमम है, स्मॉल एरिया है। इट मीन्स ये एरिया हम सपोज करते बहुत स्मॉल है इस कंपैरिजन में, ये एरिया स्मॉल है, तो इसमें से जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होंगी, सपोज दैट वन लाइंस ऑफ फोर्सेस इज पासिंग लाइक दिस, सेकंड लाइक दिस, थर्ड लाइक दिस, मीन्स इससे मिनिमम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होंगे, इससे लाइंस ऑफ फोर्सेस मिनिमम पास होंगे। इफ द एरिया इज लाइक दिस, वी कैन सी हियर दिस वन इज द लार्जर एरिया, तो इससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्सेस पास होंगे। मीन्स जिससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्सेस पास होंगे उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और जिससे मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्सेस लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होंगे द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी नियर अबाउट 0 और वी कैन से मिनिमाइज द वैल्यू। सो इन दिस केस when we are taking the aerial vector perpendicular to the direction, the area cross section area will be smaller and magnetic flux will be minimum or we can consider it as a 0, जो कि हमारा cos वाला satisfy कर रहा है। If we talk about the dot cross product in case of sin, then sin 90 degree will be 1, so phi will be AB, and here sin 0 will be 0 and phi will be 0। ये जो कंडीशन है ये हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिजिकली देखो, ध्यान से देखना और समझना। इफ़ वी टॉक अबाउट दिस एरिया, इस एरिया में ये एरिया बड़ा है तो इसे मैक्सिमम निकलनी चाहिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मैक्सिमम मतलब अगर एरिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो हमारा ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस होना चाहिए, और इस केस में क्या है, व्हेन दे आर पैरेलल द मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स इज क्रिएटेड बाय दिस विल बी A into B, और मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स किस में क्रिएट हो रहा है, इन द केस ऑफ अ cos थीटा, and cos theta is the component of a dot product। क्लियर हुआ, समझ में आया? बहुत सिंपल सी लैंग्वेज मैंने बताया कि हर जगह हम डॉट और क्रॉस कैसे पहचानते हैं। जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हो रही है कॉस में और कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वी कैन से दैट विल बी द डॉट प्रोडक्ट। अगर साइन में मैक्सिमम वैल्यू हो रही है और कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो दैट विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट। सो वी कैन से द डॉट प्रोडक्ट वाई वी हैव अप्लाइड हियर बिकॉज in the case of a 0 degree, when the aerial vector and the magnetic field is in the same direction, it will create maximum amount of a flux, so that's why we are using the cos theta। इसलिए हम cos theta यहाँ पर यूज करते हैं। Is that clear? आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Now let me move to the another part and that is the Faraday's law of the induction। Okay, if we talk about the experiment, हम लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट की बात किया था तो एक्सपेरिमेंट में 3 तरह के एक्सपेरिमेंट किए थे। द फर्स्ट वाज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज ही हैव यूज्ड द बैटरी सोर्स देयर इन द सेकंड केस एंड इन द थर्ड केस फाइनली ही हैव डिसाइडेड दैट व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। द रिजल्ट ऑफ द experiment was change in a flux will produce the electric current and that current is called the induced current। जो हमारा फ्लक्स में चेंजेस होते हैं वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, और वो करंट क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड करंट। हरदम ध्यान रखना, मैं
करंट एंड इंड्यूस करंट में डिफरेंस होता है. इंड्यूस करंट विदाउट एनी कॉन्टैक्ट टू ईच अदर पास होता है. ठीक है. सो फैराडे के एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन क्या था? द चेंज इन अ फ्लक्स. पहले केस में क्या था कि फ्लक्स उन्होंने स्विच ऑन किया, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में. फिर सोच रहे थे कि परेशान हो गए कि स्विच ऑन करने से नहीं हुआ, अब क्या होगा. देन आफ्टर व्हाट ही हैव डन, ही हैव स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ द. अचानक उसने स्विच ऑफ स्विच ऑन किया, स्विच ऑफ स्विच ऑन किया, बार बार स्विच ऑफ स्विच ऑन कर रहे थे. तो जैसे स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन कर रहे थे, इन्होंने देखा कि द डिफ्लेक्शन वॉज क्रिएटेड ओवर द गैल्वेनोमीटर. डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में क्रिएट हो गया. एंड वाई दिस वॉज हैपन? बिकॉज ऑफ अ चेंज इन अ फ्लक्स. फ्लक्स में चेंजेस की वजह से डिफ्लेक्शन क्रिएट हुआ था. एंड दैट वॉज द रिजल्ट ऑफ द गैल्वेनोमीटर, सॉरी दैट वॉज द रिजल्ट ऑफ द फैराडेज लॉ. इन्होंने क्या बताया कि व्हेन फ्लक्स चेंजेस इन अ कॉइल, द करंट विल बी इंड्यूस्ड ऑन दैट. करंट इंड्यूस हो जाएगा. जब फ्लक्स चेंज होगा कॉइल में तो करंट इंड्यूस हो जाएगा, और करंट इंड्यूस हो गया तो डिफ्लेक्शन हमारा क्रिएट हो जाएगा. दैट वॉज द एक्सपेरिमेंट ऑफ द फैराडेज लॉ, एंड दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द फैराडे, एंड वी कैन से द फैराडेज लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इन्होंने क्या बताया कि EMF किस पे डिपेंड करेगा? चेंज इन अ फ्लक्स पे डिपेंड करेगा. मीन्स व्हाट अमाउंट ऑफ अ फ्लक्स इज चेंज देयर. जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा एट द टाइम, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और EMF क्रिएट होगा. नाउ इट हैज़ अ नेगेटिव साइन हियर. इट मीन्स द चेंज इन अ फ्लक्स, due to the change in a flux, that EMF is generated, and EMF is always in a opposite to the direction of the changes. जिस डायरेक्शन में चेंज होता है, जिस डायरेक्शन में फ्लक्स चेंज होता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में EMF जनरेट होता है. अगर लेफ्ट डायरेक्शन में चेंजेस मूव कर रहा है तो राइट डायरेक्शन में हमारा EMF जनरेट होगा. सो व्हाट वाज द फैराडेज लॉ? द फैराडेज लॉ वाज द टोटल change in a flux at the time in a circuit is used to produce the induced EMF or electromotive force, and that's why we are able to produce the induced current. हम induced current generate कर लेते हैं. That was the Faraday's first law. Now let we move to the one example that is given on the NCERT. बेटा मैंने बार बार बताया था कि in the case of the NEET paper or in the case of the JEE paper, if you see there, what was there? The all over question was there related to the NCERT. बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो NCERT के सेम आ गए थे. So अगर हम फिजिक्स को NCERT से पढ़ते हैं, all the exercise, the questions related from exercise, the question related from additional exercise, and the question related from the example and the in-text, if we have done all the things there, तो डेफिनेटली ये याद रखना कि फिजिक्स में आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता. इट मीन्स सारा चीज़ भूल जाओ, ओनली जस्ट फोकस ऑन द NCERT. If we focus on the NCERT and we will do all the exercise and all the questions there, then definitely you are going to get the best marks in the board examination and as well as also in the NEET and the JEE examination. So this is the base part of the examination paper. So you are going to definitely score the highest marks in the physics paper. तो बहुत अच्छे से पढ़ो, सारे क्वेश्चन करके चलो. मैंने बार बार बताया है कि अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है, देन यू हैव माई नंबर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम और यू कैन मैसेज मी एनी टाइम, एंड यू जस्ट put the question and I will try to give you answer as soon as possible. Whenever I will be free, I will give the answer. You can also go to the video box and go to the comment box on the video and comment over there that what was the problem and what is the question there. I will definitely give the answer. I will try to give as soon as possible. Whenever I will be free, I will try to give the answer over there also. सो कमेंट बॉक्स में आप जाकर कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू, बट पढ़ाई करते रहो. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. पढ़ाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स टाइम से ही होने हैं. कोरोना अपने टाइम से चल रहा है, अपनी स्पीड से कोरोना चल रहा है, क्लासेस अपनी स्पीड से चल रही हैं, एंड बोर्ड एग्जामिनेशन अपनी स्पीड से आएगा, अपने समय पर आएगा. सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑन अ टाइम. सो डोंट फॉरगेट टू स्टार्ट योर स्टडीज़. Don't forget to do the question of the exercise and question from the examples. It's a very important. So taking the example of question from the example, that is the 6.1, example number 6.1. It has said there in the case of the experiment 6.2. अगर जिन लोगों ने NCERT बुक से एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा तो वहाँ पे NCERT बुक में एक्सपेरिमेंट 6.2 ऐसे दिया हुआ है. What is this experiment? This experiment is here. It consists of two coils. One is connected with the galvanometer and another coil is connected with the battery source. Whenever we switch on the battery source here, switch on the switch here,
जब भी हम इसका स्विच ऑन करते हैं, व्हाट हैवर वी कैन से, द फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट्स इन द लूप। एक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है लूप में। जैसे ही करंट फ्लो करता है, वी नो फ्रॉम द ओरोस्टेट एक्सपेरिमेंट, ड्यू टू द फ्लो ऑफ अ करंट इन अ लूप, द स्मॉल अमाउंट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड and the magnetic field is maximum inside the loop. इस लूप में maximum magnetic field produce होगा. That was the solenoid. This is the concept of the solenoid, and this will pass from here also. ये magnetic field lines हमारी इस लूप से भी पास होंगे, and now we can say due to the change of a magnetic field lines or a change in a flux, the small amount of EMF is generated and the deflection will shown here. यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो कर जाएगा गैल्वेनोमीटर में. वी कैन सी द डिफ्लेक्शन ओवर द गैल्वेनोमीटर. ओके, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? क्वेश्चन क्या होता है? द क्वेश्चन इज हाउ कैन डिफ्लेक्शन कैन बी इंक्रीज्ड इन द गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? हाउ वी कैन इंक्रीज द डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर. हम इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इंक्रीज करना है तो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? कुछ रीजन है हमारे, हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था. इट्स वॉज अ वेरी गुड रीजन दैट इफ वी इंक्रीज द intensity of a battery, capacity of a battery, or we can say if we increase the value of a current from the battery, the induction in the coil, the deflection will be increased. यानी अगर हम बैटरी से करंट की वैल्यू ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करें तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू इंक्रीज द डिफ्लेक्शन इन अ कॉइल. ज़्यादा अमाउंट में कॉइल में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा. पहला रीज़न. सेकेंड रीज़न इज हियर, इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ लूप्स, अगर नंबर ऑफ लूप्स इंक्रीज कर दें देन अगेन लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस. और स्टैंड ने क्या बताया था? मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लूप्स. तो नंबर ऑफ लूप्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ लूप्स इन दिस पार्ट देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू से दैट दिस करंट in this coil will produce in a large amount, magnetic field in this coil will be produced in a large amount, and due to the magnetic field the deflection will also be shown there. Third reason, if we introduce the soft iron bar inside the solenoid, इसके अंदर और इसके अंदर भी create कर सकते हैं. If we introduce the soft iron inside the solenoid, then due to the presence of a dielectric medium, the large amount of a magnetic field, a large amount of a charge will be stored there, and when large amount of the charge will be stored there, the large amount of current will be flow here, so deflection will be increased. तो ये सारे 3-4 टॉपिक्स हैं, 3-4 पार्ट्स हैं जिससे हम करंट का डिफ्लेक्शन हम बढ़ा सकते हैं. कैसे बढ़ा सकते हैं हमने ये बताया. ठीक है. नाउ द सेकंड इज हाउ करंट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड इन एब्सेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर. अगर गैल्वेनोमीटर यहाँ पे नहीं हो तो करंट को हम कैसे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं? इट्स अ वेरी सिंपल. In the case of a circuit, if galvanometer is not present there, then only one device is there, that is called the electric bulb. हम galvanometer की जगह पर electric bulb का use कर लें and definitely we are going to get the large deflection of whatever the, if the deflection will be there, a current will be produced and due to the current the bulb will glow. अगर बल्ब ज़्यादा अमाउंट में ग्लो किया, तेज़ी से ग्लो किया, then we can say large amount of a current is produced. Small amount में ग्लो किया, we can say the small amount of a current is produced there. So that was the question number 6.1 in the experiment. That was the experiment based question. So let we come to the question number 6.2. Let we see what is the question given there. Now we are going to discuss about the question number 6.2. That is the question of the NCERT examples. Let we see the what is the question is given here. The question is given a square loop of a side 10 centimeter with resistance of 0.5 ohm. Solution we are going to do. The resistance value is 0.5 ohm. Let me see what the figure is given here. This is the coil here. The coil is of 10 centimeter in the side. So what side of the coil is? Side is given here 10 centimeter, or we can say 10 into 10 power minus 2 meter. We have just converted the side into the meter. What is the area of cross section? Side is square. We can say 10 into 10 power minus 2 whole square, or we can say 100 into 10 power minus 4, or we can say 10 power minus 2
मीटर स्क्वायर. दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया. इतना क्रॉस सेक्शन एरिया प्रोड्यूस होगा. नाउ प्लेस वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. अब देखो, इफ वी टॉक अबाउट द डायरेक्शन, सपोज दिस इज द डायरेक्शन हियर, ईस्ट ऐसे रहेगा हमारा डायरेक्शन, like this. The coil is placed like this in the direction of east and west. This is the direction of coil. The coil is placed in the direction of east and west. Now east and west के direction में है. With a magnetic field, what is the value of magnetic field? That is the 0.10 Tesla. Along the northeast direction, see, remember, see what is the direction of magnetic field here? East, west, this one is the north and this one is the south. We can use like this with the different pen. You can see here, this is the east and this is the west, this is the north and this one is the south. Now what is the direction of a magnetic field? The direction of magnetic field is the northeast direction. The north is here and east is here. It will be like this in the northeast direction. And the direction of what is the angle between the coil and the direction of magnetic field? That is the 45 degree. यही होगा 45 डिग्री हमारा एंगल हो जाएगा. Then what will be the angle? Theta is equal to 45 degree. Now मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू द जीरो. मैग्नेटिक फील्ड पहले हमारा कुछ था, उसके बाद रिड्यूस होकर कुछ समय के बाद जीरो हो जाता है. सी देन वी कैन से फाई टू इज इक्वल टू जीरो. अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा इसका मतलब बाद में जो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है तो बाद में मैग्नेटिक फ्लक्स भी जीरो होगा. इन टाइम इज 0.7 सेकेंड. इतने सेकेंड में मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाता है. देन डिटरमाइन द ईएमएफ. ईएमएफ हमें फाइंड करना है. वी नो फ्लक्स फाई वन इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉस थीटा. This is the value of flux. Phi 1 is equal to b into a cos theta. Now put the value. What is the magnetic field here? 0.10 into a is here. Cross section area is here. 10 power minus 2 into cos theta. Cos theta is here 1 upon root 2. Cos 45 is 1 upon root 2. Then what will be the answer? Solve it. We can say here 1 into 10 power minus 3 upon root 2. That amount of flux will be generated. इतना flux हमारा generate होगा. Now it is said here, find the EMF. We know EMF is here. EMF is equal to minus d phi upon dt. इतना flux generate होगा. Let me rub this and see what will be the solution. है इसको मैं rub कर रहा हूँ. देखते हैं कि solution क्या होगा. Find it. EMF is minus d phi. Change in a flux. Initial minus final. Initial was like this one, 1 upon root 2 minus into 10 power minus 3 and final was 0. Initial time was 0 and what is the final time? That was in 0.7 second. It will be minus 0.7 second. Minus and minuses cancel out. The answer will be here 1 upon root 2 into 0.7 into 10 power minus 3. If we will multiply and divide it, what we are going to get the answer? अगर multiply divide करेंगे तो आंसर में क्या मिल जाएगा? We will get the answer 1 millivolt. That is the EMF. This amount of EMF is generated. यानी हमें कितना EMF generate करेगा? इतना. Now we need to find the current. What is the value of current? Current I is equal to from Ohm's law. We know EMF upon resistance R. हमें पता है कि EMF एंड पोटेंशियल सिमिलर टाइप के होते हैं. EMF क्या होता है? द फोर्स जनरेटेड, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेटेड ड्यू टू द बैटरी, एंड व्हेन द फोर्स इज कंसीडर्ड विद द इंटरनल रेजिस्टेंस वी विल गेट द पोटेंशियल. नाउ पुट द वैल्यू. EMF is 1 millivolt upon resistance is here. What amount of resistance is 0.5? 0.5. We can say 5 to the 10, 2 milliampere. This much amount of current will be generated. 2 milliampere current generate होगा. That was the numerical from the NCERT book 6.2. That was the numerical example 6.2. Now this was the part of the numerical. Now
होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले लो, एक बार समझ लो अच्छे से, फिर से स्क्रीनशॉट ले लो। दिस वन इज द इम्पॉर्टेंट, ये पूछा भी गया बोर्ड एग्जाम्स में एक दो बार। नाउ लेट वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द लेंस लॉ। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग ईएमएफ चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहे थे, एंड दैट वाज द इलेक्ट्रिक करंट वाज द इंड्यूस्ड करंट। हम लोग क्या कर रहे थे, ईएमएफ को चेंज करके, फ्लक्स को चेंज करके करंट जनरेट कर रहे थे, एंड दैट वाज द करंट, इंड्यूस्ड करंट। नाउ व्हाट द लेंस लॉ हैव शोन देयर, लेंस लॉ ने क्या बताया कि पोलैरिटी डिफाइन की। लेंस लॉ ने पोलैरिटी डिफाइन की कि अगर हम एक कॉइल की तरफ मैग्नेट को लेकर जाते हैं, एक कॉइल की तरफ मैग्नेट को लेकर जाते हैं, तो क्या पोलैरिटी होगी उस मैग्नेट की। सी इसको मैं रब करता हूं एक बार क्वेश्चन को, लेट वी सी। द एक्सपेरिमेंट वाज देयर 6.1 in the book, NCERT book. The experiment is here like this. एक गैल्वेनोमीटर को हमने कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर, और एक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल को इधर लेकर जा रहे थे। हमने जब थर्ड एक्सपेरिमेंट किया था, थर्ड एक्सपेरिमेंट वाज दिस 6.3 एनसीईआरटी में है। व्हेन वी वाज टेकिंग द मैग्नेट टूवर्ड द लूप, जब मैग्नेट को हम लूप की तरफ ले जा रहे थे, तो देख रहे थे यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो रहा था, एंड दैट ड्यू टू द चेंज इन अ फ्लक्स द डिफ्लेक्शन वाज जनरेटेड इन अ गैल्वेनोमीटर, यानी इसमें डिफ्लेक्शन जनरेट हो रहा था। तो हमें क्या मिला, EMF E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। वॉट दैट मीन कि व्हेन वी, व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स, वॉट एवर बी द चेंज ऑफ फ्लक्स है, जितना भी चेंज होता है फ्लक्स में, वो किसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, दैट इज द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी जितना भी फ्लक्स हमारा चेंज होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर हम इसको उल्टा बोलें, इन अपोजिट थिंग बोले, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट अपोजेस द रीजन फॉर जनरेटिंग द फ्लक्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करता है, उस रीजन का अपोज करता है जिससे फ्लक्स जनरेट हो रहा है। मीन्स द रीजन ऑफ जनरेटिंग द फ्लक्स इज हेयर दिस मैग्नेट। यहाँ पे फ्लक्स जनरेट का रीजन क्या है, फ्लक्स जनरेट करने का रीजन क्या है, ये मैग्नेट है। मैग्नेट जैसे ये अंदर की तरफ आ रहा है, इसमें कुछ ईएमएफ जनरेट हो रहा है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, ईएमएफ। व्हाट हैपेंस, दिस ईएमएफ विल अपोज द मोशन ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल। ये जो ईएमएफ यहाँ पे जनरेट हो रहा है, इस जो मैग्नेट अंदर की तरफ आ रहा है उसके डायरेक्शन को अपोज कर रहा है। उससे बोल रहा है भाई मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगा, आपको अपोज कर रहा है, उसका अपोजिशन कर रहा है। यानी मैग्नेट जैसे ही अंदर आता है, ईएमएफ उसको वापस डायरेक्शन में पुश करता है। अब जब ये ईएमएफ आएगा, ये डायरेक्शन हम चेंज कर लेते हैं, ये डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे ही हम मैग्नेट को इनसाइड लेकर आते हैं, वी विल सी हियर, जैसे ही हम मैग्नेट को इनसाइड लेकर आते हैं, वी विल सी हियर अ करंट विल बी जनरेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक करंट जनरेट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे ही मैग्नेट को अंदर लाते हैं, एक करंट जनरेट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन ड्यू टू द ईएमएफ इट विल पुशेस बैक। अब यानी पुश बैक करने का मतलब क्या है कि उस मैग्नेट में रिपल्सन जनरेट हो रहा है। रिपल्सन जनरेट होने का मतलब क्या है कि दिस इज द नॉर्थ पोल, एंड दैट वाज द पोलैरिटी डिफाइंड बाय द लेंस। लेंस ने ये पोलैरिटी डिफाइन किया था कि व्हेन वी टेक द बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट टुवर्ड द कॉइल। इनका कॉन्सेप्ट क्या था कि व्हेन वी टेक द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट टुवर्ड द कॉइल, इट विल प्रोड्यूस द रिपल्सिव फोर्स। ये रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस करेगा, एंड ड्यू टू द रिपल्सन, व्हाट दैट मीन्स, दिस विल बी क्रिएटेड एज अ नॉर्थ पोल ऑफ अ कॉइल। कॉइल में नॉर्थ पोल प्रोड्यूस करेगा। It means when we intake the magnet toward the coil, the pole generated on the coil is the north pole, and the direction of flow is current is a anti-clockwise direction. While when we take away from the coil will represent the clockwise direction current, and this will represent as south pole. यही हमें बताया था, यही हमें लेंस लॉ में बताया गया था। लेंस ने हमें ये बताया गया था। It means इन्होंने बताया कि जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें जनरेट होगी, दैट इज विल बी द कंजर्व। जो भी हमारी एनर्जी जनरेट होगी वो कंजर्व होगी। मीन्स
जैसे ही इसको हम लेकर जाते हैं अंदर इनसाइड, इट विल पुश करता है, वापस जाता है, और जैसे ही वापस आएगा इट विल क्या करेगा, इट विल अट्रैक्ट। जैसे ही वापस आएगा ये मैग्नेट हमारा वापस आता है, अट्रैक्टिव फोर्स हमारा जनरेट होगा, अट्रैक्टिव फोर्स ऐसे इनवर्स। जब मैग्नेट वापस लाते हैं तो अट्रैक्टिव बुलाता है, नहीं वापस आ जाओ, वापस आ। जब वापस आता है तो उसको कहते नहीं वापस जाओ, ऐसे होता है। जैसे आपके घर में कोई अगर मेहमान आता है, आपने उसको जैसे ही वो आपके घर आया आपने कहा अरे यार ये क्यों आ गया, इसको वापस भेजो। दैट वॉज द नेचर ऑफ द मैग्नेट। जैसे ही वो वापस जाता है उसको अब आपको फील हुआ कि नहीं यार वापस जा रहा है, इसको बुला लो, वो बुलाता है। दैट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले अंदर आने पे रोको, रोकने में जो एनर्जी लॉस होती है वो बाहर जाने पर अट्रैक्ट करो, अट्रैक्ट होने में वो गेन कर लेगी एनर्जी। तो दैट वाज द लेंस हैज आल्सो एक्सप्लेन द concept of the conservation of energy, means the energy released to repel this force, the amount of energy released to repel this motion is the amount of energy gained by the attraction when magnet is coming back side। जब मैग्नेट वापस आती है तो उसको अट्रैक्ट करता है, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वाज द अट्रैक्टेड। सो दैट वाज द लेंस लॉ। एक बार फिर समझ लो लेंस ने क्या लॉ बताया था। लेंस ने लॉ बताया था द लॉ ऑफ जनरेटिंग द पोलैरिटी। एक पोलैरिटी जनरेट करने का लॉ बताया था कि व्हाट पोलैरिटी इज जनरेटेड इन द कॉइल। एक कॉइल में क्या पोलैरिटी जनरेट होती है। व्हेन द कॉइल इज इंसर्टेड टुवर्ड द लूप इट विल क्रिएट द नॉर्थ पोल, and when the coil is taken outside it will create the south pole। the direction of the current in this coil will be the anti-clockwise and the direction of the current in this coil will be the clockwise direction। in this case what amount of energy is lost, the amount of energy was gained by in this case। so that also represents the law of conservation of energy। okay, so आज की क्लास में इतना ही। आपको होमवर्क ये है to do the examples from question number 1 to question number 5, 6.1 to 6.5। that was the enough for the today class। we will meet on the next class। अगले क्लास में हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ाई करते रहो क्योंकि बोर्ड एग्जाम टाइम से ही होंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।